नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ में हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। पश्चिम बंगाल के महासंग्राम में बीजेपी और टीएमसी दोनों जी जान से जुटे हुए हैं। दोनों के लिए ये चुनाव करो या मरो वाला चुनाव है। जैसे जैसे वोटिंग का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे पश्चिम बंगाल की राजनीति एम फैक्टर के इर्द गिर्द घूमती दिख रही है। एम फॉर मोदी, एम फॉर ममता, एम फॉर महिला और एम फॉर मुस्लिम। इन्हीं एम फैक्टर्स को साधने की कोशिश दोनों तरफ से पुरजोर हो रही है। एक तरफ बीजेपी है जो अपने सबसे स्ट्रांग मोदी फैक्टर के साथ महिला फैक्टर को मिलाकर कुर्सी तक पहुंचना चाहती है, तो दूसरी तरफ टीएमसी है जिसे ममता और मुस्लिम फैक्टर पर पूरा भरोसा है। ममता इनके सहारे ही कुर्सी बचा लेना चाहती हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल में ममता को महिलाओं का भी भरपूर साथ मिलता है, लेकिन इस बार ममता के मुस्लिम फैक्टर में सेंधमारी की भी तैयारी है। वैसे ही मुसलमानों को अपनी लीडरशिप को चुनने का वास्ता दे रहे हैं, तो लाइन में कांग्रेस, लेफ्ट और हुमायूं कबीर भी हैं। एक तरफ बीजेपी बंगाल में हिंदुत्व के पिच पर उतरकर बैटिंग कर रही है, आजमाया हुआ दांव खेल रही है, तो दूसरी तरफ बंगाल चुनाव से पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम की गूंज विपक्ष को चिढ़ा रही है। एक तरफ मोदी से आधी आबादी का हक बता रहे हैं, तो विपक्ष को इसकी टाइमिंग से दिक्कत है। अब सवाल यह है कि कौन सा एम फैक्टर बंगाल में कारगर साबित होगा। आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन आइए पहले आपको ये समझाती हूं कि बंगाल का एम फॉर्मूला है क्या और इसको साधने के लिए इस वक्त पश्चिम बंगाल में क्या क्या कोशिश की जा रही है। सबसे पहले अगर आप पश्चिम बंगाल में एम फैक्टर की बात करेंगे तो सबसे पहले चर्चा होगी महिला फैक्टर की, क्योंकि ये महिला फैक्टर पश्चिम बंगाल में पारंपरिक तौर पर टीएमसी के साथ जाती रही हैं। 2021 के चुनाव की बात करें तो 50% महिलाओं का वोट टीएमसी को मिला था और 37% बीजेपी को मिला था। जबकि पुरुष वोटर्स की बात करें तो 48% पुरुष वोटर टीएमसी के साथ गया था और 40% पुरुष वोटर बीजेपी के साथ गया था, जिसको साधने की कोशिश की जा रही है। और इस एम फैक्टर यानी कि महिला फैक्टर को साधने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम ही नहीं, बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। सबसे बड़ी बात, हर महीने 3000 रुपए देने, सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देने, सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा, सुरक्षा के लिए दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए और ग्रेजुएशन में एडमिशन पर 50,000 रुपए का ऐलान बीजेपी ने किया है। जबकि टीएमसी ने वादा किया है कि हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। तो ये तो बात रही एम फॉर महिला फैक्टर को साधने की बात। अब एक और बड़ा फैक्टर है और वो है मुस्लिम फैक्टर, जिसे साधने के लिए ओवैसी भी लाइन में लगे हुए हैं। अगर हम बात करें मुसलमानों की तो साल 2006 में ममता को 22% मुस्लिम वोट मिला, यानी कि टीएमसी सिर्फ 30 सीट जीती। जबकि 2011 में बढ़कर 35% हो गया, जिसमें ममता 184 सीट जीती और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन गई। साल 2016 की बात करें तो 51% मुसलमानों ने टीएमसी को वोट दिया, ममता बनर्जी को वोट दिया और ममता बनर्जी 211 सीट जीतकर दोबारा सीएम बनी। 2021 की बात करें तो 51% का आंकड़ा 75% हो गया, यानी कि 75% मुसलमानों ने महिला ममता बनर्जी को वोट दिया और 215 सीट जीतकर तीसरी बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन गई। इस बार इस एम फैक्टर यानी कि एम फॉर मुस्लिम फैक्टर को साधने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं, इसमें सेंधमारी की जा रही है। अगर उम्मीदवारों की बात करें तो कांग्रेस ने 78 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, टीएमसी ने 47, लेफ्ट ने 26 को उतारा है और बीजेपी 0। पिछली बार 8 को दिया था, लेकिन इस बार एक भी मुसलमान को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। लेकिन मुसलमानों में सेंधमारी करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म के नाम पर ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के साथ गलत किया है, मुसलमानों की हालत बद से बदतर हो गई है, इसलिए मुसलमान इस बार अपना नेता चुनेगा, असदुद्दीन ओवैसी को चुनेगा। अब सवाल यह है कि कौन सा एम फैक्टर पश्चिम बंगाल में भारी पड़ने जा रहा है, इसी पर चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं राखी राठौर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अनंत विजय, वरिष्ठ पत्रकार, गार्गी नंदी रॉय, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, अजीज खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और मानव जायसवाल, प्रवक्ता टीएमसी हमारे साथ हैं। थोड़ी देर में एआईएमआईएम के नेता भी हमें ज्वाइन करेंगे। मानव जायसवाल जी, आपके एम फैक्टर इस बार खतरे में पड़ गए हैं क्या? महिलाओं पर बीजेपी की नजर है और मुसलमानों पर ओवैसी की नजर है। पहले तो आपके माध्यम से प्राची जी सभी को बहुत बहुत नमस्कार है। हमारा एम फैक्टर माँ माटी मानुष है और उससे भी बड़ा एम फैक्टर है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी सिर्फ नाम से ममता नहीं, ममता का निर्वाह करते हुए पिछले 15 साल में बंगाल को बहुत हर तरीके से सजोया है। बहुत प्रयास होता है
35 साल से अंधकार से जब बाहर निकाला जाता है किसी भी प्रांत को, तो बहुत संघर्ष होता है और बहुत प्रयास होता है। जहां हमारी जीडीपी थी, आज वो जीडीपी 5 गुना हो गई। जो रोजगार पूरे देश में कम हो रहा था, बंगाल ने दिखा दिया, उसकी विपरीत धारा बही। हमारे यहाँ महिला सुरक्षित रही। आज के डेट में 7,500 कंपनियां, एमएसएमई कंपनियां रजिस्टर हुई प्रति वर्ष हमारे प्रांत में। ये कुछ आंकलन। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जब आप एम फैक्टर को देखते हैं और जब पता रहता है कि ये बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, देश की बहुत बड़ी पार्टी, हमारे देश की सरकार, जब वो बंगाल में आती है और आप जितने आंकलन दिखाते हैं, इतने परसेंट मुसलमान, इतने परसेंट ये वो सब आप दिखा रहे हैं और सारे वोट हम ही को मिल रहे हैं, तो ये बात तो सिद्ध है कि अल्पसंख्यक हम तो भरोसा कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ उनके बदौलत ही हम सीट नहीं जीत पाएंगे। हमारे पास जो बंगाल के अनगिनत लोग हैं, जिनका प्रयास, जिनका विश्वास, जिनका आशीर्वाद ममता बनर्जी के साथ निरंतर रहा है, तभी हमारे नंबर्स बढ़ते गए हैं। लेकिन बीजेपी का जो वोट बैंक है, वो जो वीकर, जो सीपीएम का गिरा और बीजेपी का बढ़ा, तो ये जो हार मात जिनसे हम लड़ते थे, वो आज बीजेपी के खाल में है। ये दिख जाता है। और बीजेपी जिनके बारे में बोलती है हमको इंक्लूसिव भारत देखना है, हमको इंक्लूसिविटी की बात वो करते हैं, सबको साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, क्या क्या सबका होता है। तो सब में अल्पसंख्यक बीजेपी के लिए तो नजर नहीं आते होंगे। लेकिन मानव जी, इस बार चैलेंजेस बहुत हैं। एक तरफ एम फॉर महिला को पूरा हक दिलाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ ठगा है आप लोगों ने। इस बार मुसलमान मुस्लिम नेतृत्व को ही चुनेगा, ममता को नहीं चुनेगा। प्राची जी, हमारे प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के प्रमुख प्रचारक हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ सोचा। लेकिन वो जो बेटियां जो अपने मेडल लेके उनके घर के सामने, उनके दरवाजे के सामने खड़ी थी, उनके लिए प्रधानमंत्री जी का क्या स्टेटमेंट रहा? हमारी जो बेटियां हैं, जो पूरे देश की बात को पूरे विश्व पटल पे उन्होंने रखा, पूरे विश्व में हमारी वाहवाही कराई, उनके लिए मोदी जी का क्या बयान निकला? छोड़ दीजिए, सिंदूर जैसा शब्द उन्होंने आखिर रखा। लेकिन वो उस बेटे का जवाब उन्होंने दिया जब इतने लोग मारे जा रहे थे। और मोदी जी क्या कर रहे थे? हमारे गृह मंत्री क्या कर रहे थे? साइकिल से आके लोग चले जा रहे थे। कितने लोग पकड़े, कितने लोगों को सजा दी। आप बमबाजी करिए, लेकिन ट्रम्प रुकवा देते हैं। ये सब चलता है। लेकिन जहां तक बंगाल की बात है, और आज सुन लीजिए, ओवैसी जी की बात तो आपने कर ही ली। ओवैसी जी बहुत बड़े नेता है भाजपा के। सुनिए, भाजपा के लिए, देखिए, भाजपा के लिए ओवैसी जी बहुत बड़े नेता है। ठीक उसी तरह जब हिंदू महासभा था आजादी के पहले, तो उनके लिए जिन्ना जी बहुत बड़े नेता बन गए थे। मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों का रखवाला, और वही वो करना चाहते थे ओवैसी से। लेकिन मुसलमान और हिंदू किसी बहरूपे के साथ नहीं है, वो देश के साथ। और देश आगे बढ़ चुका है और देश मजबूती से जवाब देगा। बंगाल फिर से वही, आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं, तो चाहे नारी शक्ति वंदन अधिनियम की चर्चा प्रधानमंत्री कर लें, चाहे ओवैसी मुसलमानों के रहनुमा बनने की कोशिश कर लें, फिर आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए मानव जायसवाल जी, क्योंकि आप तो पूरी तरीके से निश्चिंत हैं, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि एम फैक्टर आपके साथ ही रहेगा। चलिए, आपने कहा कि कोई चैलेंज नहीं है आपके सामने, तो राखी राठौर जी यहाँ, अच्छा रुक जाए, राखी राठौर जी, यहाँ पूरा विपक्ष और सत्तारूढ़ पार्टी बंगाल की टीएमसी कह रही है आप कितना भी एम फैक्टर यानी कि महिलाओं को रिझाने की कोशिश कर लें, या आप लोगों का डर है कि चुनाव से ठीक पहले आपको महिलाओं की याद आती है, नारी की याद आती है और उनको पूरा हक दिलाने की आप बात करते हैं? देखिए प्राची, आपने अपने प्रोग्राम की शुरुआत मैं से की, मैं शुरुआत करूंगी भ से। मैं समझती हूँ भय फैक्टर है, एक भय और भरोसे के बीच की जंग है ये। जो भय पिछले 15 सालों में बंगाल के लोगों ने देखा, वो भय हम बंगाल के लोगों ने देखा। जब आप मुझे बताइए कौन से ऐसा स्टेट है जहां पर कि प्री पोल पोस्ट पोल में 300-400 लोग की हत्या कर दी जाती है। आज 75 साल से ऊपर देश को आजाद हुए हुआ एक भी ऐसा प्रदेश नहीं मिलेगा आपको जिस तरह की हिंसा वहां पर होती है, जिस तरह की तानाशाही, जिस तरह की गुंडागर्दी बंगाल में मिलती है। अभी जीडीपी की बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, रोजगार की बहुत बहुत बातें कर रहे थे। मुझे लगता है कि दर्शक भी इस बात को जानते हैं कि किस तरह से बंगाल के अंदर लोग, वहां के युवा अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके बाहर पलायन करते हैं। बाहर चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वो राजस्थान हो, हरियाणा हो, यूपी में लगातार लोग पलायन करते हैं क्योंकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से धाराशायी हो गया है। जिस माँ, माटी, मानुष की आप बात कर रहे थे, माँ यानी महिला वहां पे सुरक्षित नहीं है। उसकी सबसे बड़ी नजीर जो है वो संदेश खाली का उदाहरण है, जहां की मुख्यमंत्री जो खुद एक महिला है,
जो एक गृह मंत्री भी है, वो खुद क्या कहती हैं कि 7 बजे बाद महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर महिलाओं के साथ में दुष्कर्म हो जाए तो वो कहती है चरित्र के बारे में सवाल उठाती हैं। जिस माटी की बात करते हैं वहां घुसपैठियों ने आकर के कब्जा कर लिया, माटी को भी सुरक्षित नहीं कर पाए। और मनुष्य की बात करते हैं, वहां पे लगातार लोगों को डर लगता है। अगर पंचायत चुनाव है तो फिजिकल फॉर्म नहीं भर सकता, जाकर कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है कि ऑनलाइन फॉर्म भर दिया जाए इलेक्शन करना है तो। जो जीते हुए कैंडिडेट है उनको भी पास के प्रदेश में शरण लेनी पड़ती है। मानव जी कहां रह रहे हैं आप? वहां भय का माहौल है, भरोसा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर है। भय भरोसे में कन्वर्ट होगा और भारतीय जनता पार्टी इसको अच्छा बोलने दें, मानव जी बोलने दें। आपने जो स्टेटमेंट दिए ना वो धरातल पे बिल्कुल जीरो है। तभी तो वहां के युवा बाहर जा रहे हैं। क्यों उनको नौकरी नहीं मिलती? क्यों वहां पर कोई नई इंडस्ट्री नहीं आती? क्यों उनको छोड़ना पड़ता है? बताना पड़ेगा आपको, बताना पड़ेगा कि हिंदुओं को क्यों रामनवमी के जुलूस में निकालने के लिए हाईकोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। हनुमान जयंती का अगर रैली निकालनी है परमिशन लेनी पड़ती है। दुर्गा पूजा का अगर विसर्जन करना है तो परमिशन लेनी पड़ती है। क्यों ऐसा? ठीक, तो दो लोग जानते हैं। मानव जायसवाल जी आपने सुन लिया, आप मां माटी मानुष की कितनी भी बात करें, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर पश्चिम बंगाल के चुनाव में भय है, जिसका जिक्र गृहमंत्री अमित शाह भी करते हैं और ये कहते हैं कि मेजॉरिटीज को ये डराया जाता है कि अगर हम आ गए तो आपका क्या हाल होगा, कितना बुरा हाल होगा। वो अब डरने वाले नहीं है, अब मेजॉरिटीज हैं और मेजॉरिटी इस बार बताएगी कि ममता बनर्जी का और उनकी सरकार का क्या हाल होगा। देखिए प्राची जी, ये जो इनका जो है ना, यही तो नीति है इनकी। भाई जिन्ना है तो उन्होंने क्या बोला, मुसलमानों का डर, हिंदुओं से खतरा। अरे सुनिए क्षमता रखिए सुनने की, अरे क्षमता रखिए सुनने की राखी जी। अरे सुनिए तो, अरे क्यों तकलीफ हो रही है? देखिए उनको तकलीफ हो रहा है। अरे रुकिए ना, सुनिए ना, अरे सुनिए ना, क्षमता रखिए सुनने की। अब देखिए अरे कुछ नहीं होगा, रुकिए, अरे कुछ नहीं होगा, रुक जाइए, सुनिए, क्षमता रखिए सुनने की। देखिए आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि ये होता क्या है। ये जो भयावह स्थिति है ना, जब ये जिन्ना थे तो उन्होंने बोला मुसलमानों को डर, हिंदुओं से खतरा। और ये जो भाजपा ये है ना, भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने अलग नारा दिया, हिंदुओं को डर, मुसलमानों से खतरा। अब ये जो खतरा भयावह वाली स्थिति आप जो बताते हैं ना, यही अपने में एक भ्रम है, क्योंकि आप डराना चाहते हैं। हिंदू नहीं डरेगा, बंगाली नहीं डरता। अरे महाराज सुनिए, हम हमारे देखिए इनको पता नहीं है, आपको पता नहीं है। अरे राखी जी आपको पता ही नहीं है, अब बंगाल को जानते नहीं है। देखिए नहीं, लेकिन मानव जी इनको जो पता है उसका जवाब आप दे दीजिए। जब ये फिराद हाकिम के बयान को कोट करते हैं, जब ये मिनी पाकिस्तान की बात करते हैं, जब ये मुर्शिदाबाद की बात करते हैं, जब ये रामनवमी के जुलूस पर पथराव की बात करते हैं, तो इनके पास तो बताने के लिए बहुत कुछ है ना। आप बता दीजिए इसके काउंटर में आपके पास क्या है। मैं बता रहा हूँ सुनिए, पहले तो हम उल्टे क्रम में चलते, पहले रामनवमी में चलते हैं। रामनवमी ने बंगाल से एक नारा निकला, राम लल्ला की निकली सवारी, तलवार पर कलम है भारी। और हम पूछना चाहते हैं कौन से तलवार, कौन से भौचाल, कौन से बंदूक बारूद से ये रामनवमी की पूजा करते हैं। भाई हम अपने बेटे को ग्रंथ पढ़ाना चाहते हैं, तो भाई हमको तो कलम की जरूरत है, लेकिन उनको नहीं है। अब आ जाइए मुर्शिदाबाद से। मुर्शिदाबाद में जो इंसिडेंट हुआ, जिस तरीके से हमने उसमें सक्रिय भूमिका निभाई, हमने काम करा, हमने लोगों को रिहेबिलिटेट किया, लोगों पे भरोसा जलाया, वो दिख रहा है। अब आ जाइए फिराद हकीम के बारे में। फिराद हकीम का जो स्टेटमेंट है वो उनका खुद का व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, उसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है। सर व्यक्तिगत स्टेटमेंट कह के आप पल्ला नहीं झाड़ सकते ना। वो फिराद हकीम आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं और वो घूम घूम के ममता बनर्जी के लिए प्रचार कर रहे हैं। अगर व्यक्तिगत उनका बयान है और आपको वो डेंट कर रहा है, आपको परेशानी हो रही है, तो कार्रवाई करिए ना उन पर, पाक साफ करिए अपने आप को। और बिल्कुल ठीक है, मुर्शिदाबाद में आप लोगों ने सक्रिय भूमिका निभाई। जो जांच रिपोर्ट आई उसमें बड़ा सामने आ गया कि जो काउंसलर थे वहां पर टीएमसी के, उन्होंने क्या किया था और कैसी मिलीभगत थी उनकी, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। रही बात ओवैसी पर आपके शक की, तो जवाब देंगे नफीस जी। एक सेकंड रुके, नफीस जी इस बात पर जवाब देंगे। नफीस जी, आप कितना भी कोशिश कर लें मुसलमानों की रहनुमाई बनने के लिए, रहनुमा बनने के लिए, सबसे बड़े नेता बनने के लिए, मानव जायसवाल जी को इस बात का कॉन्फिडेंस है कि मुसलमान कहीं नहीं जाने वाला, आप सिर्फ बी टीम बनकर रह जाएंगे बीजेपी की। मैडम देखिए, बात ऐसा है कि असदुल नज़ीर साहब को देख के इनको जिन्ना का याद इसलिए आ रहा है क्योंकि पिछले 15 सालों में इन्होंने मुस्लिम समाज के लिए कोई काम नहीं किया है। और अगर काम किया होता तो इनको ओवैसी साहब को देखकर जिन्ना की याद नहीं आती। वो ओवैसी जिसने ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया को यह बताया कि भारत कैसे तरक्की की राह पर है, लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए से भारत को बदनाम कर रहा है। मुस्लिम देशों को भी उन्होंने कन्विंस कर दिया कि पाकिस्तान आतंकवाद देश है, भारत का मुसलमान से उनको जिन्ना बोल रहे हैं।
आज कुंदू कमेटी की रिपोर्ट, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट चिल्ला चिल्ला कर करी कि भारत के मुसलमानों की हालात सबसे ज्यादा बंगाल में बदतर है। मैं पूछता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बंगाल में कभी बनी नहीं, और फिर भी बंगाल में बेरोजगारी दर मुसलमानों में सबसे ज्यादा है। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 43% मुसलमान, बेगुनाह मुसलमान जेल में भरे हुए, ट्रायल स्टार्ट नहीं हो रहा है। ड्रॉप आउट रेट मुसलमान का 23% से ज्यादा गिरा हुआ है। यहां तक कि उर्दू बोलने वाले जो लोग हैं उनकी तो इन्होंने छत्ती खराब करके रखी है। उर्दू स्कूलों में लगभग 59% पोस्ट खाली है। उर्दू को सरकारी लैंग्वेज बनाने का इन्होंने दावा किया था दूसरे नंबर पर, वो भी इन्होंने खत्म कर दिया। तो मुसलमानों को आप रोजगार नहीं देंगे, नफीस जी, स्कूल नहीं लेकिन देंगे, आपकी अस्पताल शिकायत नहीं देंगे, बेमानी कुछ भी है, नहीं क्योंकि करेंगे। उर्दू और को लेकर जो तो असर उर्दू है, को लेकर तो मैडम, इनके बड़े नेता नफीस जी क्या कहते हैं फिरहाद हाकिम जी, वो आपको पता है ना कि उर्दू बोलने मैडम, वो लगेंगे कहने से कोलकाता में पेट नहीं लोग। भरता आप है। इतना सम्मान मैडम, करते एक हैं, बात- इससे ज्यादा मैडम, क्या सम्मान करें भाई? मैडम हमें ये सम्मानित धोखाधड़ी, बोलने से किसी का पेट नहीं भरता है, खाना मुंह करने वाले तक जाना चाहिए। ठीक। वो उर्दू कर रहे हैं और सरकारी संस्था में उर्दू को लागू नहीं करते। हम उर्दू में फॉर्म नहीं भर सकते। उर्दू जितने लोग उर्दू लेकर पढ़ाई करते हैं वो उर्दू में एग्जाम नहीं दे सकते, प्लस वो उर्दू बोलने की वजह से उनको जॉब नहीं मिलती है। ठीक तो है। ये सब बेकार की बात है। हम ये कह रहे हैं अगर इन्होंने काम किया होता तो उनको इतना डरने की जरूरत ही नहीं। ठीक, अब मानव जी बस छोटा जवाब दीजिएगा, फिर बाकी मेहमान को लेकर आ रही हूँ। ये आप लोगों का डर है, इसलिए ओवैसी को कभी बहरूपिया बताते हैं, कभी बीजेपी की बी टीम बताते हैं, कभी जिन्ना से तुलना करने लगते हैं। आपको पता है इस बार मुसलमान उनको चुनने जा रहा है, ये उनका कॉन्फिडेंस है? नहीं, ठीक है भाई, भगवान करे उनकी पार्टी का परचम हर जगह लहराए, लेकिन बंगाल में नहीं हो पाएगा, ये वो भी जानते हैं। पिछली बार भी 0.1% वोट उनको मिला, इस बार भी उन्होंने जिनके साथ गठबंधन किया, सुबह सुबह उन्हीं को भरोसा करके उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। जितना उन्होंने बोला उतना भाजपा ने बोला। स्वागत करते हैं, इन्हीं से भाजपा और इनका, करते हैं। अरे सर नहीं, हम तो यही बोल रहे हैं, स्वागत करते हैं, बस इतना बताइए। नहीं, तो आपने गठबंधन जब किया था उसका कारण क्या है? आप अकेले क्यों नहीं लड़ने गए? उसके पीछे बहुत बड़ा मुस्लिम वोट बैंक था, नहीं चाहते थे कि मुस्लिम वोट बैंक बिक रहे और बीजेपी को फायदा हो। अकेले लड़ने में हमने अलायंस तोड़ दिया क्योंकि हमको पता चला वो बीजेपी से मिले हुए थे, और वैसे भी साथ को साथ ही पहचानेगा। अच्छा, आपका वीडियो सामने नहीं आया, इसलिए मिले हुए थे। अच्छा सुनिए ना, अच्छा सुनिए, आपका वीडियो सामने नहीं, ऐसे आप मिले हुए नहीं है, ये मान लेते हैं, लेकिन आप पहले अकेले क्यों नहीं लड़े? इतना डर क्या था? अकेले लड़ लेते। अगर आपकी बात मान लो तो ममता बनर्जी को टिकट कैसे चलेगा? नहीं, अब हम बंगाल में चुनाव उतार दे, ममता बनर्जी को टिकट नहीं चलेगा। अच्छा चलें, ठीक है, लेकिन इस एम फैक्टर की लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। अनंत विजय जी रुक जाए, अच्छा दोनों रुक जाएं, आप दोनों के आरोप तो बड़े लंबे हैं, लेकिन अनंत विजय जी, इन तमाम नेताओं को सुनकर ऐसा तो लग रहा है कि इस बार एम फैक्टर ही डिसाइड करेगा पश्चिम बंगाल में कौन सत्ता के करीब पहुंच रहा है और कौन विपक्ष में बैठेगा। नहीं मैडम, वो हिंदू डिसाइड। प्राची जी बिल्कुल ठीक कह रही है, मैंने आपका ओपनिंग स्टेटमेंट भी सुना था, जितने एम फैक्टर आपने गिनाए हैं ना, और इस बार जिस प्रकार से वोटिंग पैटर्न देखे गए केरल में और असम में, जिस प्रकार से बड़ी संख्या में लोगों ने वोट किए हैं, तो जो पोलस्टर है उनका एक आइडिया ये भी है कि महिलाएं बड़ी संख्या में घर से निकली हैं और उन्होंने प्रो इनकम्बेंसी के पक्ष में वोट डाला है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि बंगाल में वो महिलाएं बड़ी संख्या में निकलती हैं, नहीं निकलती हैं, और निकलती हैं तो किसके पक्ष में वोट डालती हैं, क्योंकि आज भी सिंहभूम और बीरभूम में 2 रैली ममता बनर्जी की और अमित शाह की दोनों एक ही जिले में रैली थी। ममता जी ने उठाया मुद्दा कि दिल्ली के लठैतों से को यहाँ हम नहीं चलने देंगे, या दिल्ली से सुरक्षा बल बुलाकर पंजाब में चुनाव नहीं कराने देंगे, लेकिन अमित शाह लगातार महिलाओं की सुरक्षा, गुंडागर्दी और विकास के मुद्दे उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब आज टीएमसी के प्रवक्ता जो मानस भैया हैं, ये भी बहुत सारे आंकड़े लेके आए हैं कि पता नहीं 4 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट हो गया। वो सब ठीक है, चैट जीपीटी में ये सब दिख रहा है कि वो जो बंगाल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ था उसमें इतने इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन वो जमीन पर नहीं आया मानस भैया। तो इसको मानव भैया इसको देखिएगा जरा। तो मुझे लगता है, 1 मिनट रुक जाइए, मैं बात कह लूं फिर आप कह लीजिएगा ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि रोजगार की समस्या बंगाल में है। आपने तो ऐसी पिक्चर बना दी, और आपकी नेत्री कहीं भी रोजगार का नाम क्यों नहीं लेती है? बार बार वो दिल्ली के दबाव को, दिल्ली के आक्रमण को, दिल्ली के इसको आप भी कह रहे हैं, बांग्लादेश आपके नेता कहते हैं उर्दू पढ़ाई जाएगी। उसका खैर योगी जी ने कल बहुत अच्छा जवाब दे दिया। उन्होंने कहा जिसको उर्दू पढ़नी हो वहां चले जाए जहां उर्दू पढ़ाई जाती है। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन इस बार बंगाल में चुनाव महिला सुरक्षा के मुद्दे पे होने जा रहा है प्राची जी। और मुझे लगता है कि अगर महिलाएं बड़ी संख्या में वोट डालने निकली और उसी समय नारी बंधन अधिनियम संसद में पेश होके चुका होगा थोड़ी से दिनों पहले, तो इसका असर जरूर बंगाल में दिखेगा। मुकाबला बहुत तगड़ा है।
किस पक्ष में ऊंट करवट लेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। ममता बनर्जी के आज जो 2 रैलियां हुई हैं वीरभूम में, उनमें मैंने उनका पूरा भाषण सुना, बांग्ला में था, थोड़ी बहुत बांग्ला समझ लेता हूं क्योंकि भारतीय भाषा है, तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि ममता बनर्जी विकास की बात ही नहीं कर रहे। उन्होंने अपने प्रवक्ताओं को सेट किया कि टीवी पे जाके आप विकास की बात कर लो, वो तो बस दिल्ली, अमित शाह, मोदी, गुंडागर्दी, चुनाव आयोग, संवैधानिक संस्था, इन्हीं सब की बात कर रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ विकास और महिला सुरक्षा के मुद्दे पे बात कर। ठीक है, अब इस बात का जवाब मानव जी आपने देना है, लेकिन 2 मेहमान है, उनको ले आऊं आपके साथ ही। अजीज खान जी वो इंतजार कर रहे हैं, वो भी आपकी जीत का परचम लहराते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन उनको शक है भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर। अजीज खान साहब, भाई क्या दिक्कत है अगर बंगाल के चुनाव के बहाने ही सही महिलाओं को अगर उनका पूरा हक मिल जाए तो उसका तो स्वागत करना चाहिए ना आपको। इसमें क्या आप चुनाव और नफा नुकसान ढूंढने लग जाते हैं, क्या जाति खोजने लग जाते हैं? अभी आपने कहा प्राची जी कि आपको शक है, हमको शक नहीं है, हमको यकीन है कि बीजेपी जो कुछ करती रही पहले और जो पुराने ढर्रे पे जो काम उसने किया है वो बंगाल में भी आजमा रही है। कोई नई बात तो है नहीं, क्योंकि उसके पास इस सारे काम के अलावा उसके पास कुछ है ही नहीं। उसके पास हथकंडा ही यही है कि हिंदू और मुसलमान करो, आपस में बांटो, फ्रैक्शन करो और उसके बाद वोट का बंटवारा करो। लेकिन एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं कि बंगाल की स्थिति बिल्कुल अलग है। वहां पर जो हालात है, वहां का जो मतदाता है ना, बहुत जागरूक हो चुका है। अभी देखिए किस तरीके के कांड पकड़े गए, हुमायूं कबीर और उसके बाद ओवैसी जी और बीजेपी किस तरीके से ट्रायंगल फॉर्म हुआ। उसकी एक वजह कि बीजेपी को यह एहसास हो गया कि वहां पर कुछ दाल गलने वाला नहीं है, और इसी वजह से बीजेपी ने सारे हथकंडे लगाने शुरू कर दिए। लेकिन जनता वहां बहुत जागरूक है। 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहूंगा जो अहम है। अभी आपने आरक्षण की बात कही और महिलाओं के उत्थान की बात की आपने। एक महिला का दर्द महिला ही समझ सकती है। आप जो समझेंगी दर्द ना, वो मैं नहीं समझ सकता। तो दीदी महिला है और वो महिलाओं की दर्द को समझती हैं। मैं तो दर्द भी समझ रही हूँ, उनकी खुशी को भी समझ रही हूँ। अजीज खान जी, चलें आपकी बात ही मैं मान लेती हूँ। हालांकि अजीज खान जी, महिलाओं का दर्द जितना मैं समझती हूँ आप भी समझेंगे तो महिलाओं का साथ आपको मिलेगा, तो इसे दोहरे चश्मे से मत देखिए। लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ, मैं तो खुश हूँ कि बंगाल का चुनाव ही बहाना क्यों ना बने, कम से कम महिलाओं को उनका पूरा हक तो ये सरकार दे रही है। फिर इसमें काहे कीड़े निकालने लगते हैं आप लोग? स्वागत क्यों नहीं करते हैं? ऐसे चुनावी शिगुफा क्यों बताने लगते हैं? मैं कह रहा हूं ये सरकार तो महिलाओं के साथ धोखा कर रही है। जो केंद्र की सरकार है, आरक्षण के नाम पे धोखा, सुविधाओं के नाम पे धोखा के अलावा क्या दिया है? जनगणना तक नहीं करवाया। हमारे नेता लगातार मांग करते रहे कि महिलाओं की पूरी जनगणना में उनका भागीदारी सुनिश्चित हो जाए कि आखिर महिलाओं की क्या स्थिति है और क्या अनुपात है उनका। लेकिन बीजेपी की नीयत ठीक नहीं है, मंशा ठीक नहीं है, इसलिए जनगणना नहीं कराया। अच्छा ठीक है, ये महिलाओं की अच्छा ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। चले, ये पैमाना मुझे जरूर बताइएगा या ये मशीन मुझे जरूर दिखाइएगा जिसमें आप नियत को आंक लेते हैं, नियत को पता लगा लेते हैं कि किसकी नियत कितनी अच्छी है, क्योंकि इस पैमाने पर आप भी कसे जाएंगे अजीज खान जी। अब गार्गी जी, मैं आपको चर्चा में लेकर आ रही हूँ, चाहे महिला फैक्टर हो, चाहे मुस्लिम फैक्टर हो, चाहे ममता फैक्टर हो और चाहे मोदी फैक्टर हो, हर किसी की चर्चा पश्चिम बंगाल के चुनावों में हो रही है। इस बार कितना मुश्किल है इस एम फैक्टर को साधना? जी नमस्कार प्राची जी। पहली बात तो मैं ही यहाँ पे हूँ जो बंगाल की मैं बेटी हूँ, तो दादा जो मानस दा बोल रहे थे ना, उनको थोड़ा पहले काउंटर कर लूं मैं। पहले उनके जो आंकड़े थे ना, आपको पता है बंगाल का क्या ऋण है? 8 लाख करोड़, 6,668 जो इंडस्ट्री चले गए हैं बंगाल से, 18,450 एमएसएमई बंद, 8,000 गवर्नमेंट स्कूल्स बंद। गवर्नमेंट स्कूलों में 3 लाख टीचर्स नहीं है। तो ये सब जो वो लोग लेके आए थे ना, वो आंकड़े पता नहीं मुझे कहां से लेके आए। और एनसीआरबी की जो डेटा है, आपको पता है कि महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम है 34,000 के ऊपर है 2023 की। सबसे ज्यादा एसिड अटैक बंगाल में होता है, 27.5% पूरे देश में, ये तो है। और जो आप इन्होंने बोला ना कि अरे भाई दीदी की जो पूरी जो इलेक्शन है, दीदी की जो पूरी राजनीति है वो तुष्टिकरण की राजनीति, उन्होंने किसी का भला नहीं किया। नहीं, मुस्लिम का भला नहीं किया,
मुस्लिम के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन तुष्टीकरण इतनी की ना, उनको बोला दूध देने वाले गाय। तो इसीलिए आप देखेंगे कि हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों में उत्पीड़न, हिंदुओं को लक्षित जो वायलेंस, हिंसा होना, हिंदुओं के पलायन, क्या हुआ था मुर्शिदाबाद में, हरगोविंद दास और चंदन दास की हत्या क्यों हुई थी वक्फ के नाम पे? वो तो सीपीएम करते थे, बीजेपी तो नहीं करते थे वो, क्योंकि वो मूर्ति बनाते थे, इसीलिए ना बाप बेटे की हत्या हुई थी। आज उनके घर के जो महिलाएं हैं वो बीजेपी के साथ आ गए। क्यों आ गए हैं? क्योंकि दीदी उनके साथ नहीं गई जब उनकी हत्या हुई। तो आप ये क्या बोल रहे हैं? और दीदी जो खुद ईद के जो रैली में जाके बोलते हैं हिंदू धर्म को गंदा धर्म, तो सबको पता चल गया है कि दीदी क्या कर रही है। दीदी सिर्फ तुष्टीकरण किया है और कुछ नहीं किया है। और बीजेपी जो किया सबका साथ सबका विकास, ये नहीं बोल सकते कि जो घर मिला मुसलमान को नहीं मिला, उज्ज्वला जो गैस मिला मुसलमान महिला को नहीं मिला। आज अगर 3000 मिलेगी तो सबको मिलेगी। गर्भवती महिलाओं को अगर 21,000 मिलेगी तो सबको मिलेगी। नहीं, ऐसे नहीं कि मुसलमानों को नहीं मिलेगी। तो मानव जी जो कहां से डेटा लेके आए थे दादा, आप ही जानते हो। और माँ माटी मानुष, बंगाल की तो मैं बेटी हूँ, मैं माँ भी हूँ, तो माएँ तो रो रही है। कितने बेटों का खून कर दिया आपने, कितने बेटों का हत्या कर दिया, कितने माओं की जो गोद है आपने खाली कर दिया। 300 हत्या हुई, पॉलिटिकल हत्या 300 पिछले 15 सालों में। तो इतने हत्या करने के बाद तो माएँ रो रही है। बंगाल की माटी कब्जा हो रही है घुसपैठियों से और शाहजहां जैसे लोगों से कब्जा हो रही है बंगाल की माटी। और बंगाल के मानुष वो बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। अच्छा ठीक है गार्गी जी, एक मिनट गार्गी जी जवाब देना चाह रहे हैं। मानव जी आपको डेटा के साथ बोल रही हूँ। ठीक है डन। मानव जी उन्होंने आपके डेटा को काउंटर किया और आपके तुष्टीकरण की राजनीति को काउंटर किया। एक सेकंड गार्गी जी जवाब आने दो। एजुकेटेड लोग, ठीक है मानव जी थोड़ा यहाँ पे आपके पास दो बहुत बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, क्यों गार्गी जी है, उनके साथ साथ अभी एमआईएम के हमारे भाई भी हैं। इन लोगों का बोलने का मतलब है कि हम लोगों ने किसी के लिए कुछ किया नहीं, का ना मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कुछ किया, ना बंगाली कम्युनिटी के लिए किया, ना हिंदी कम्युनिटी के लिए किया, हमने कुछ किया ही नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ की जनता जागरूक है। अच्छा गार्गी जी रुकिए, अब देखिए बंगाल की जनता है ना काफी जागरूक है, इंफॉर्मेटिव होती है, और पॉलिटिक्स इज इन द डीएनए ऑफ बंगाल इन एवरी इंडिविजुअल। साथ ही साथ वो जानते हैं कि भाई कौन उनके लिए क्या कर रहा है, इसको आप छुपा नहीं सकते। आप गार्गी जी से जो स्टेटमेंट दे रही है, गंदा बोल दिया उन्होंने, इतने अभद्र शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, जिस तरीके से वो थिएट्रिकल अपना प्रेजेंटेशन दे रही है, ये दिख रहा है। जिस तरीके से आपने प्रेजेंटेशन दिया है, आप निकाल के दिखाइए, आप निकाल के दिखाइए, आप निकाल के दिखाइए, या माफी मांगिए। आपको माफी मांगना होगा, आपको एक्टिंग करनी है, थिएटर करना, थिएटर में जाके करिए। अगर बात कर रही है तो आप करोड़ों हिंदुओं के आस्था पे ठेस पहुंचा रही हैं, आप हमारे भारत की आस्था पे ठेस पहुंचा रही हैं, आप हमारी पार्टी के अनगिनत करोड़ों कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंचा रही हैं। आपको प्रमाण देना होगा, आप प्रमाण दीजिए और थिएटर करना, थिएटर में करिए। तब नहीं ठेस पहुंची, आपको तब नहीं ठेस पहुंची जब फिरहाद हाकिम ने बोला था कि दावत इस्लाम दे दो, आपको तब नहीं ठेस पहुंची जब फिरहाद हाकिम ने बोला था बंगाल में 50% लोग उर्दू में बात करेंगे, आपको तब नहीं ठेस पहुंची जब हुमायूं कबीर आप ही के पार्टी में थे और ये कहा था कि मुर्शिदाबाद में 70% मुसलमान है और 30% हिंदू, और 30% हिंदू को काट के भागीरथी में बहा देंगे। आपको तब नहीं ठेस पहुंची थी दादा, तब आपने क्या किया था हुमायूं कबीर के, तब आपने क्या किया फिरहाद हाकिम के लिए, बोलिए। अच्छा रुके, ओके एक एक करके बात करते हैं, सुने एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, मैं गार्गी जी आपको इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि मानव जी की आवाज नहीं आ पाएगी और फिर बाकी मेहमान भी हैं जो इंतजार कर रहे हैं। एक सेकंड गार्गी जी, आपकी आवाज में डाउन करवा रही हूँ, आपकी आवाज में डाउन करवा रही हूँ क्योंकि मानव जी मुझे इस बात का जवाब आपसे चाहिए जिस तरफ अनंत विजय जी ने इशारा किया था कि पूरा का पूरा जो चुनावी कैंपेन है, एक सेकंड गार्गी जी आवाज छोड़ जाऊं, पूरा का पूरा जो चुनावी कैंपेन है ममता दीदी का, वो बीजेपी सेंट्रिक क्यों नजर आ रहा है? भाई जब आप 15 सालों से सत्ता में हैं, आपको लग रहा है कि आपको इस बार भी जनता चुनेगी, आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो बजाय इसके कि आप रिपोर्ट कार्ड रखें, आप हर जगह घूम घूम कर क्यों बताते हैं केंद्र ने ये किया, केंद्र ने वो किया, केंद्र की सरकार अगर यहां पर आ गई तो ये छिन जाएगा, वो छिन जाएगा, ये क्यों बता रहे हैं फिर आप? देखिए इसको दो क्रम में आपको देखना होगा। पहला, हमारी जो प्रतिज्ञा पत्र है, हमारा जो इश्तिहार है, उनमें सारे हमारे प्रकल्प, सारे हमारे जो रिपोर्ट कार्ड है वो लिखी हुई है। लेकिन दूसरा क्रम आता है कि भाजपा ने अलग अलग प्रांतों में क्या किया। टेक्निकली कोई भी मीडिया भाजपा के दिखा, देखिए नोएडा में हो रहा है, वहां पे 5,000 रुपए के लिए लोग मार काट कर रखे हैं,
नोएडा में, दिल्ली में जिस तरीके से चल रहा है, आज हमारे सामने जो अनिल जी बैठे हैं, उन्होंने बताया महिलाओं के लिए ये बिल की बात करते हैं। अरे हमारा 33% ऑलरेडी इन्वॉल्वमेंट है महिलाओं का इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, फ्रॉम ग्रास रूट टू दी पार्लियामेंट। मोदी जी तो डर के भाग जाते हैं, उनको तो बोला जाता है कि मेरे महिलाएं उनको मारने आ रही हैं, इसलिए वो भागने वाले हैं। महिला, ये तो आपका अपना स्टेटमेंट है, ये तो हमारे स्पीकर ने दिया। तो अगर स्पीकर की बात हम कर ले, तो जितनी महिलाएं बैठी है, गार्गी जी बैठी है, चलिए आज कम से कम आपने मान तो लिया मानव जायसवाल जी, आपने मान तो लिया। अभी तक तो विपक्ष इस बात पर पर्दा डालता था, अभी तक तो विपक्ष कहता था कि मोदी जी ने झूठ कहा, लेकिन कम से कम आपने मान तो लिया कि सदन के अंदर एक ऐसी साजिश रची गई थी जिसमें महिलाओं को आगे किया गया था। देखिए बुरा लग जाएगा अजीज खान जी को, क्योंकि ना उनकी पार्टी मानती है ना कांग्रेस मानती है। आप मान रहे हैं, अब ये बंगाल के लिए मान रहे हैं, ये बंगाल के लिए मान रहे हैं या किसी और के लिए, आपको तय करना होगा। मानव गलत कर रहे हैं अब आप। सुनिए, बड़ी अच्छी इमरती बताती हैं आप, मैं तो उसके लिए ताली मारूंगा। अरे उसमें तो आप एक्सपर्ट है, उसमें तो आप एक्सपर्ट है। मैं तो सीधी सीधी बात कहती हूँ, आपने जो कहा मैंने उसे पिक किया। इमरती आप लोग बनाते हैं सर, इमरती बनाने में आप लोग एक्सपर्ट है। खैर जवाब देते राखी जी। प्राची जी, बिरला जी का स्टेटमेंट है, अगर 15 साल के शासन के बाद भी अगर गिनाने के लिए कुछ ना हो, 15 साल के शासन के बाद भी अगर बाहर की बात की जाए, सिगरेट की बात नहीं की जाए, तो साफ साफ नजर आता है कि गिनाने के लिए कुछ है नहीं। सिर्फ माफिया राज, कटमनी, घुसपैठियों और दादागिरी से जिस तरह से लगातार बंगाल त्रस्त रहा, उससे बाहर भारतीय जनता पार्टी निकाली। और देखिए एक ऐसा प्रदेश जिसमें सेंटर की किसी योजना को ये लागू नहीं होने देते। आज आयुष्मान भारत जैसी योजना जिसमें स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है वहां के लोगों का, उनसे इनको ये वंचित रखते हैं। इसके अलावा जल जीवन मिशन हो, किसान की फसल बीमा योजना हो, इन योजनाओं से वहां के लोग वंचित हैं। ये गलत है, ये अन्याय है। ना हम खुद काम करेंगे, ना हम वहां जो बाहर से हमारे पास में फैसिलिटीज आ रही है उसको वहां पे कर पाएंगे। इसके अलावा देखिए महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले जजेस को देखा हमने, महिला जजेस को भीड़ ने अंदर बंद कर लिया। आप मुझे बताइए, न्यायपालिका की अगर ये स्थिति होगी तो वहां महिलाएं कैसे सुरक्षित होगी? अभी गार्गी जी बहुत सारे डेटास की बात कर रही थी, और ये डेटास तो मैं कहूंगी बहुत कम है, क्योंकि ज्यादातर केसेस तो वहां दर्ज ही नहीं हो पाते, क्योंकि पुलिस थाने जाने की हिम्मत नहीं होती। कई बार हमने देखा कि जो जीते हुए कैंडिडेट है वो पास के प्रदेश के अंदर शरण लेते हैं, कहीं में नॉमिनेशन फाइल नहीं की जाती। तो ये जो भय का माहौल है, इसको भरोसे में तब्दील भारतीय जनता पार्टी करेगी। जी, लेकिन ये भय का माहौल क्रिएट कर कौन रहा है? ममता बनर्जी तो सर्वधर्मों की बात कर रही हैं, वो तो आज के लिए बताती हैं कि धर्म होता क्या है। वो तो आज के लिए बता रही हैं कि रामनवमी मनाना कितना जरूरी है पश्चिम बंगाल में। वो तो दुर्गांगन भी बना रही हैं, वो तो मंदिरों की भी बात कर रही हैं। तो ये भय बना कौन रहा है फिर पश्चिम बंगाल में? नहीं, भय तब बनता है प्राची जी जब परमिशन लेनी पड़ती है मुझे रामनवमी के जुलूस के निकालने के लिए। भय तब बनता है जब कह दिया जाता है कि हनुमान जयंती की रैली अगर निकालनी है तो परमिशन नहीं मिलेगी। भय जब हो जाता है जब हमारे तीज त्योहार मनाने के लिए समस्या होती है। भय तब हो जाता है कि किसी और को पोल करो तो आपके ऊपर थ्रेट्स आते हैं, घर के अंदर आके आपकी महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है और उनकी आप मुझे बताइए ना, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था प्राची जी कि देश में ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां पर की पोस्ट कॉल और प्री कॉल में इतने लोगों की हत्या हो जाती हो? एक प्रदेश मानव जी बता दें तो मैं मान लूं आपकी कानून व्यवस्था अच्छी है। आप एक प्रदेश बता दीजिए जहां पर की प्री और पोस्ट पोल में राजनीतिक हत्याएं नहीं होती हो। ओके, तो आपको कानून व्यवस्था अभी एक दिलचस्प बात मानव जी ने कही थी। राखी जी, मुझे उसका जवाब वैसे तो अनंत जी से लेना था, लेकिन आपने इतने आरोप लगाए, उसका जवाब एक बार बस मानव जी छोटे में दे दीजिएगा जो राखी जी कह रही है कि भय है, बनाया नहीं जा रहा, भय है। सुनिए ना, हाँ, भय ये जो शब्द है ना, ये पर्यायवाची है। भय भी जनता पार्टी, ये भाजपा जब तक भय नहीं दिखाएगी तो वोट कैसे मिलेगा? हिंदू मरेगा नहीं तो भाजपा को वोट कौन देगा? अभी इतनी भयावह स्थिति में है, लेकिन यहाँ पे वोट मांग रहे हैं। यहाँ की महिलाएं हर जगह वोट मांग रही हैं, इनके वोट मांग रहे हैं। इतनी भयावह स्थिति है कि मणिपुर भी भूल जा रहे हैं। ये बहुत चिंतित है देश के लिए। अरे बहुत चिंतित है महिलाओं के लिए। ठीक है, नग्न वस्त्र में महिलाओं को परेड कराया। एक मिनट मानव जी, फिर मैं आपके फॉर्मूले को मानती हूँ। गार्गी जी और आनंद जी को लाना है मुझे चर्चा में। मैं आपके फॉर्मूले को मानती हूँ कि बीजेपी डरी हुई है, भयभीत पार्टी है, जैसा आप बता रहे हैं। तो जो डरा हुआ है उससे आप प्रदेश को क्यों डराने पर लगे हैं भाई? ये डराने वाली जो डरा हुआ है मानव जायसवाल जी, एक मिनट सबके पास जाओ। मानव जी जो खुद डरा हुआ है, जो खुद जानता है कि बंगाल में उसकी स्थिति क्या है, तो उस डरे हुए से आप पश्चिम बंगाल को क्यों डरा रहे हैं भाई? बार बार क्यों बताते हैं कि बीजेपी आ गई तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा? सुनिए, सच्चाई बोलना डराना थोड़ी ना होता है। भाजपा बोलती है कि भाई इनसे डरिए, मुसलमानों से डरिए, हिंदुओं से डरिए, टीएमसी वालों से डरिए,
यहाँ से दे रही है, वहां से दे रही है, तो डराने वाली इनका डायलॉग है ना, बाहर नहीं निकलने डराने के का। लिए क्या ये तय नहीं है? लोगों से डराइए, महिलाओं को फलाने से 7 डराइए। बजे बाद बाहर नहीं निकलना अच्छा चाहिए। राखी मुख्यमंत्री जी, आप कहते हैं मणिपुर ना, गई? क्या ये डर आप नहीं है? मणिपुर गई क्या? 7 बजे आप बाद मणिपुर गई? महिलाएं घर से आप बाहर मणिपुर ना गई? निकलें। अरे ये आप अगर मणिपुर मुख्यमंत्री गई क्या? कहती है तो क्या हम मैं बंगाल की बात कर रहे हैं क्या? किसी और की अच्छा, बात आपसे कर रहे नेता हैं। अच्छा मणिपुर ओके, गया? प्लीज एक एक करके बात करिए, ज्यादा बेहतर होगा मेरे लिए। एक एक करके बात होगा। चलिए ठीक है मानव जायसवाल जी, मानव जायसवाल जी ओके, मैंने आपकी बात को मान लिया, मैंने आपकी बात को मान लिया। आप बहुत शांतिप्रिय लोग हैं, आप बहुत शांतिप्रिय लोग हैं, और ये शांति का तरीका ही होगा आप लोगों का कि आप घूम घूम कर ये कहते हैं कि केंद्रीय सुरक्षा बल अगर आएंगे आपके पास तो आपको क्या करना है। ये आपके शांति का तरीका ही होगा मानव जी, जो आप घूम घूम कर ये भी बताते हैं कि अगर बीजेपी वाले आए तो आपको क्या करना है। अच्छी बात है सर, इसे आप शांति कहते होंगे कि पश्चिम बंगाल के लिए शांति होगी। एक सेकंड गार्गी जी, जल्दी से क्या बोलना चाह रही थी आप? फिर अरुण जी आपके पास होंगे, नफीस जी आ रही। जी आपको बताऊं मैं भय की राजनीति क्या होता है। जो चीफ मिनिस्टर कुछ दिन पहले बोला कि 4 मई के बाद सबको पोस्टर लेके बोलना पड़ेगा कि मैं बीजेपी नहीं करता हूं, इसका मतलब समझ रहे हैं आप किस तरह की धमकी दे रहे हैं। राजारहाट में फ्लैट्स में जाके टीएमसी के गुंडे धमका रहे हैं कि अगर बीजेपी को वोट देंगे कि 4 मई के बाद यहां पे रह नहीं पाएंगे। फिर है उनका डायमंड हार्बर मॉडल, उनके जो भाईपो अभिषेक बंदोपाध्याय, उनके जो लोग हैं, मैं वो बोलती हूँ, जहांगीर खान और शौकत मोल्ला, पता है आपको क्या करते हैं? अगर पता चला कि कहीं बीजेपी की वोटिंग हुई है बीजेपी से, वो पानी का कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन काट दिया जाता है। आपको पता है? और भाईपो ने क्या बोला कि बीजेपी के लोगों को देखो तो ठहराओ, होरी बोल, मतलब पता है, मतलब मारो, और होरी बोल मतलब राम नाम सत्य है, ये मतलब होता है, ये बोला है। और जब 2021 में खेला होने बोला गया, जब किसी लड़के को बोला गया, उसका मतलब हुआ मर्डर होगा उसका, और लड़की की रेप होगी। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा मानव जी एक सेकंड रुके ना, प्लीज प्लीज एक सेकंड रुके। पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं तो पश्चिम बंगाल की बात शांति से भी की जा सकती है, जरूरी नहीं हम सब हमेशा एग्रेशन दिखाएं। गार्गी जी एक मिनट, मैं आपको रोक रही हूँ भाई। इस बात का जवाब मुझे लेना है अजीज खान जी से भी। वो अभी कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छा काम हुआ, दीदी ने इतना अच्छा काम किया। देखा गार्गी जी क्या कह रही हैं अजीज खान जी, अच्छा लगता है आपको पश्चिम बंगाल के बारे में कोई ये कहे कि वहां प्री पोल हिंसा, पोस्ट पोल हिंसा, भय का माहौल है? इस बात से तो इनकार कर नहीं सकते। अभी मालदा की घटना तो आप भूले नहीं होंगे, क्या हुआ था मालदा में? जी नहीं पता चला हमको, और इस पर डिबेट भी हुआ था, और यह भी पता चला था कि एक बड़ा फैक्टर है लोगों का जिनके वोट काट दिए गए। लोग परेशान हैं, लोगों को अंदाजा हो गया कि मैं वोट दे नहीं पाऊंगा। 27 लाख वोटर ऐसे हैं जिनको इनके भविष्य का ही तय नहीं है अभी कि वोट दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। ये भय का माहौल है, इसको कहते हैं भय का माहौल। इतने वोट काटे गए, 63 लाख वोट काटे गए जिन भी परिस्थितियों में, लेकिन 27 लाख वोटर ऐसे जिनके भविष्य का ही नहीं तय है, भविष्य ही नहीं तय है कि आखिर उनके साथ होगा क्या। साहब ट्रिब्यूनल बैठाया गया और वो ट्रिब्यूनल बैठ तक नहीं पाई, कुर्सी मेज तक नहीं मिले। तो ये है भय का माहौल, ये है हालात वहां के। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो शासन सत्ता में लोग बैठे हैं, वो इस तरीके का माहौल खड़ा कर रहे हैं। एक तो ये भय की डेफिनेशन में समझ नहीं पाती हूँ अजीज खान जी, जो डरा हुआ होता है क्या वो किसी को डरा सकता है? आप मुझे समझाएं एक बात अजीज खान जी, इस भय ने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया मुझे। एक मिनट अजीज जी, आप ही की बात को आगे ले जा रही हूँ। जो डरा हुआ होता है वो दूसरे को कैसे डरा सकता है? अगर लोग इतने डरे हुए हैं तो वो बंधक कैसे बना सकते हैं भाई ऑफिसर्स को? मैं वही तो आपसे कह रहा था कि जो वोट काटे गए, जिनके वोट के अधिकार छीन लिए गए, तो आखिर डराने के अलावा और क्या प्रयास है ये? अच्छा वो डरा रहे हैं। तो प्रयास है कि भाई तुम्हें हम वोट नहीं देने देंगे, आपके लोकतांत्रिक हक जो है आपको हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इससे बड़ा कोई डराना हो सकता है क्या दुनिया में? तो इसका मतलब अगर इंसान के हक को खत्म कर दिया जाए, वोट के अधिकार को खत्म कर यही दिक्कत है ना, यही दिक्कत है अजीज खान जी। आप भय को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लेते हैं और उसका नतीजा क्या होता है? मालदा जैसा होता है जहां हमारे जजेस को बंधक बना लिया जाता है। तो जो डरा हुआ है वो बंधक नहीं बनाएगा। अजीज जी प्लीज ये करेक्शन कर लीजिए। अनंत विजय हाँ बोले बोले। मालदा की घटना को जस्टिफाई मैं नहीं कर सकता, और ना मैं करता हूं, क्योंकि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है। ठीक है, हिंसक नहीं होना चाहिए इंसान को। ठीक है, और इसके बिल्कुल इसके खिलाफ हैं हम सारे लोग।
चले, ठीक है। समाजवादी पार्टी खिलाफ है। बिल्कुल, आपने बोला तो सही। हक और इंसाफ और न्याय मिलना चाहिए लोगों को। ओके डन। लेकिन इंसाफ और न्याय मिलना ये चाहिए। लेकिन और इफ एंड बट जो है ना, वो क्या वोट काम का करता अधिकार है, वो है। क्या काम करता है जी आप ये जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, आप तो खैर नेता है। अब अनंत विजय जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इस डिबेट में हुई जो मानव जी ने कहा, मैं वहां आपको लेकर आना चाह रही हूँ। महिला वोटर्स की बात करते करते मानव जी ने वो एक्सेप्ट किया जो विपक्ष का कोई नेता नहीं करता है। क्या इतना जरूरी हो गया है महिला वोटर्स को रिझाना या महिला वोटर्स की बात करना? क्या कोई गड़बड़ हो सकती है? महिला वोटर्स इधर उधर जा सकते हैं? देखिए प्राची जी, महिला वोटर बिल्कुल उधर जाएगी जिसके प्रति उनको विश्वास होगा। और मुझे लगता है कि बहुत सालों बाद महिलाओं के सामने एक अवसर आया है कि वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके बंगाल में ये दिखाए कि महिलाएं किसके पक्ष में हैं। अभी बहुत सारी बातें मैं सुन रहा था, मानव जी ने भी कहा और अजीज भाई ने भी कहा कि महिलाएं जो दर्द समझ सकती हैं वो पुरुष नहीं समझ सकती। अरे अजीज खान साहब, कम से कम महिलाओं को ये कहने का दुस्साहस तो कोई सांसद नहीं कर सकता ना संसद में कि बड़ी बिंदी वाली परकटी महिलाएं हैं। ये भूल गए आप किसकी पार्टी के लोग थे? या मैं याद दिला दूं किन पार्टी के लोगों ने संसद में परकटी, परियां और क्या क्या कहा था महिलाओं को लेकर। छोड़ दीजिए, मैं उन इतिहास में नहीं जाता हूं, लेकिन राजा राम मोहन राय याद करिए, सती प्रथा को समाप्त करने राजा राम मोहन राय से लेके नरेंद्र मोदी तक सब पुरुष ही हैं जिन्होंने महिलाओं के पक्ष में काम किया। ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि महिलाएं महिलाओं का दर्द नहीं समझती हैं, लेकिन पुरुष भी महिलाओं का दर्द समझते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। और ये जो पैट्रियार्कल थॉट है ना, इससे बाहर निकलिए सर। ये पैट्रियार्कल थॉट्स इस तरह के विचार लाते हैं कि महिला ही महिला का दर्द समझ सकती है। महिला और पुरुष एक दूसरे के पूरक होते हैं। जब तक एक दूसरे के पक्ष में काम नहीं करते तब तक सुंदर समाज नहीं बनता। और ये बंगाल की महिलाएं इस बार दिखाने जा रही हैं कि किस प्रकार से वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेंगी। जब 4 मई को, जब हमारे पास 28-29 तारीख को सारे वोट परसेंटेज आ जाएंगे, तब हम लोग एक बार फिर चर्चा करेंगे प्राची जी के साथ इसी मंच पर कि महिलाओं ने किसके पक्ष में मतदान किया। और 4 मई को तो निश्चित नहीं, लेकिन अनंत जी, आपने अभी आपने मोदी जी का नाम लिया तो मानव जी गुस्सा भी हो गए और आपसे सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या किया मोदी जी ने जो आप उनको क्रेडिट दे रहे हैं। आप जवाब दे दीजिए ताकि मानव जी के पास जवाब आ जाए। प्राची जी, मोदी जी ने क्या किया ये मुझे बताने की आवश्यकता। तुलना करेंगे। मानव जी प्लीज होल्ड। और कोई नहीं मिला है आपको? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ प्राची जी कि मोदी जी ने महिलाओं के लिए क्या किया, या महिला वोटरों ने आजाद भारत के बाद मोदी जी को वोट देके बता दिया। 3 तलाक किसने हटाया? आप बताइए ना। मुस्लिमों की बात करते हैं, मुस्लिम महिलाओं को जलालत से, जिल्लत से दूर करने का काम किसने किया? ये कदम किसने उठाया? मैं किसी की तुलना नहीं कर रहा हूं मानव जायसवाल, कृपया मेरे साथ राजनीति करने का प्रयास बिल्कुल न करें। मैं किसी की तुलना नहीं कर रहा हूं। मैं एक आपको लाइन बता रहा हूं कि महिलाओं के लिए समाज सुधार के जितने काम हुए उसमें पुरुषों का हाथ रहा। और इसी क्रम में मैंने राजा जी का नाम लिया और मोदी जी का नाम लिया। तो आप इसको राजनीति मत करिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अपने गिरेबान में झांको सर। संदेश खाली से लेके, मुर्शिदाबाद से लेके, जेजी कार से लेके, आज ये अनायास नहीं है कि जेजी कार की जो पीड़ित मां है वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही है। अगर उनको न्याय की उम्मीद ममता बनर्जी से होती और एक महिला उनको न्याय दे रही होती और न्याय मिला होता तो वो ममता दीदी के साथ खड़ी होती। इस बात पर भी विचार करना चाहिए आपको गंभीरता से। और ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व पर। पूरे बंगाल ने देखा है, उनके जो शब्द है पूरे बंगाल ने देखा है। और मैं आपको वापस से बोल देता हूं, अगर आपको राजनीति करनी है तो राजनीति पटल में आके करिए और किसी ये वरिष्ठ पत्रकार वाले धूल तरीके से मत करिए। अच्छा सर, मैं तो सच्चाई बोल रहा हूँ। आपको जो समझना है समझिए, जो करना है करिए। राजा राम मोहन राय से तुलना कर। अच्छा, लेकिन मानव जी, आरएसएस का चाटुकारिता करते मानव जी, वो ठीक बात है, वो सब ठीक है, मानव जी ठीक है। अच्छा मानव जी ठीक है, लेकिन एक और बात है, आप टीएमसी के प्रवक्ता होने के साथ साथ करियर गुरु बन सकते हैं सर। आप सबको करियर बहुत अच्छा बता रहे हैं कि किसको क्या बनना चाहिए, कौन क्या बन सकता है। आप करियर गुरु बन सकते हैं, हाथ आजमाइएगा इसमें मानव जायसवाल जी। मेरी तरफ से थैंक्स भी बोल दीजिए उनको। थैंक्स बोल रहे हैं आपको अनंत विजय जी सुझाव के। वेलकम, लेकिन आपके लिए कोई वेलकम नहीं है सर। अच्छा, आप अपना चलाते रहिए, चाटुकारिता करते रहिए। अच्छा ठीक है, वेलकम भी मेरे लिए, आपके लिए वेलकम नहीं। अच्छा रुके, मानव जी इतना नाराज, ये गलत काम मत करिए। इतना नाराज, बंगाल के नहीं, हमारे देश के नहीं, विश्व के गौरव है। इतना नाराज, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मानव जी, उन्होंने कंपैरिजन नहीं किया था, वो एक लिस्ट बता रहे थे, वो एक लिस्ट बता रहे थे, आपको समझने में दिक्कत हो गई सर। खैर ठीक है, आपकी शिकायतें उनसे अनंत विजय जी आपको जवाब देंगे। नफीस जी, अरे रुके, प्लीज रुक जाए। नफीस जी,
यहाँ आपके एम फैक्टर पर पूरी तरीके से श्योर हैं मानव जी, और जो वीडियो आ गया है ना उसने आपकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बेशक आप अलग हो गए लेकिन आपको एक ही खांचे में रखा जा रहा है। मैडम देखिए, बात ऐसा है कि जितना अच्छा आप दिख रही हो उतनी अच्छा सवाल आपने पूछा टीएमसी से कि भाई आपने किया क्या, और इन्होंने एक भी काम नहीं छोड़ा। मैं आपको बताता हूँ, सरकारी अस्पताल के हालात जर्जर है, स्कूल में टीचर का पता नहीं है, जिन पैसे से वो विकास होना था उन पैसे से इन्होंने मंदिर बनाया है और 450 करोड़ रुपए पूजा पंडाल में बांट दिए। जहां तक स्टिंग ऑपरेशन का है, हमें जैसे ही भनक पड़ी हमने अलायंस तोड़ दिया, मुसलमानों का वोट बीजेपी की तरफ ट्रांसफर होने नहीं दिया। लेकिन इल्जाम लगाने वाले टीएमसी की जो नेत्री ममता बनर्जी, वो खुद इंडिया अलायंस का हिस्सा रही, वो क्या इल्जाम लगाएंगी? और समाजवादी पार्टी नेता इस वीडियो को वैसे साहब से जोड़ रहे हैं, अरे भैया आपने आरएलडी से अलायंस किया, 10 लाख मुसलमानों को वोट आरएलडी को दिलवाया और वो आरएलडी आज बीजेपी के साथ है। इस मुंह से आप वैसे साहब बोल रहे हैं। आपने एसबीएसपी से अलायंस किया, मुसलमानों को वोट वहां दिलवाया, आज वो भी इंडिया के साथ बैठे हुए हैं। आप दोनों का ताल्लुक एनडीए से हमारा नहीं है। एमआईएम और बीजेपी समुद्र के वो दो किनारे जो आपस में कभी नहीं मिल सकते। हम मुर्शिदाबाद के विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं, 8 से 10 सीटों पर लड़ रहे, इतना पेट में दर्द हो रहा है। भैया पूरा बंगाल में इलेक्शन लड़ते तब क्या होता? और ये बात का सबूत है कि बीजेपी से हमारा कोई लेने देने नहीं है। उसमें शुभेंदु अधिकारी और जेपी नेता का नाम सामने आया, आपके अंदर हिम्मत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, वरना यहाँ भद्दीजार राजनीति मत कीजिए। अच्छा ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। अजीज खान जी कस्में खाने तक को तैयार हैं भाई। नफीस जी, उस वीडियो में ओवैसी जी का जिक्र तो है नहीं, आप बिना बात ओवैसी जी का नाम जोड़ रहे हैं। और जब जरूरत पड़ती है तो ये ओवैसी जी आप लोगों के काम आते हैं, बीजेपी के कहाँ आते हैं भाई? नहीं, ये कस्में तो खाते रहते हैं और ये एक लंबे वक्त से कस्में खा रहे हैं, लेकिन पूरे देश की जनता जान गई है इनके कस्मों में क्या सच्चाई है और क्या सच्चाई नहीं है, तो बताने की जरूरत नहीं है आज के हालात क्या है। लेकिन बंगाल के लोगों ने तो बिल्कुल गांठ बांध लिया और वहां से इतना एक्सपोज हो गए ये कि मुझे नहीं लग रहा है कि अब पूरे देश में कहीं भी चुनाव होगा तो एमआईएम को लोग पसंद करेंगे और एमआईएम की जो गांठें हैं वो पूरी तरह से खुल चुकी हैं। तो इन हालात में ये कितनी भी सफाई दे, अब वो सफाई देने से कुछ बनने बिगड़ने वाला है नहीं, जो कुछ होना तो हो गया। बंगाल के लोगों ने देखा, देश के लोगों ने देखा, सारी टीमों का ठेका इन्होंने रखा है। नहीं करेंगे, अपना यूपी संभालिए। अब वो आप हल्ला से कोई फायदा नहीं, जो एक्सपोज होना था वो एक्सपोज हो गए, जो होना था वो हो गए। अच्छा रुके, नफीस अंसारी जी रुक जाएं, नफीस अंसारी जी रुक जाएं। अजीज खान जी देखिए, बातों बातों में यूपी की धमकी और दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं यूपी देखिए आप अपना, यानी यूपी पे नजर है इनकी। खैर ये तो बात रही अलग। मैं आपसे कह रही थी कि बीजेपी से कहाँ, ये बीजेपी को कहाँ समर्थन देते हैं? जब जरूरत पड़ती है तो समर्थन भी तो आप ही लोगों का करते हैं ना। आप बिना बात ओवैसी जी को बदनाम कर रहे हैं। बिहार में किसकी मदद की ओवैसी ने? यस, ये मुझसे सवाल है क्या? जी आप ही से है। देखिए एक बात आपको बता दें, यही तो खास बात है। हाँ। ये दोस्त बन करके ये छुरा घोपते हैं पीछे, ये तो आप देखिए ना, ये एक तरफ मुसलमान करते हैं और मुसलमानों पे छुरी घोपते हैं। तो इनके कहने में और करने में अंतर है। ये नहीं चाहते मुसलमानों का उत्थान हो, इस देश का उत्थान हो, लोगों का उत्थान हो। भाई मेरे सवाल का जवाब नहीं आया, अजीज खान जी। या तो आप इतने मासूम हैं कि दोस्ती कर लेते हैं जब फायदा दिखता है, और जब फायदा नहीं होता तो फिर आप उसको दुश्मन बताने लगते हैं। जब आपको पता है ओवैसी बी टीम में, तो आपको समर्थन नहीं लेना चाहिए था, आपको समझाना चाहिए था बिहार वाले भैया को कि भाई मत लीजिए, वो तो बीजेपी के एजेंट हैं। लेकिन जरूरत थी तो आप लोगों ने समर्थन लिया और खूब अच्छे से समर्थन लिया कि नहीं लिया? अजीज खान जी समझा देते, अखिलेश जी की तो बात होती होगी तेजस्वी जी से। चुनाव प्रचार में गए, मैं आपसे यही तो कह रहा था। हाँ। मैं यही कह रहा हूं आपसे कि इनसे किसी समर्थन की कोई उम्मीद नहीं और इनसे समर्थन लेना भी नहीं। दे दिया, इनके समर्थन से कुछ होना भी नहीं। अब तो दे दिया है अजीज जी, आपको पता नहीं है, आप जानना नहीं चाह रहे। चले, इतना ही समय था मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।